बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमरजावेद बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान दूरियां कौन पैदा कर रहा है। दूरियां मिटती हैं, करीब आते हैं, फिर दूरियां बढ़ जाती हैं। क्या शरीफ फैमिली को गिरफ्तार करने की जो ख्वाहिश है वज़ीर आज़म इमरान खान की, वो भी इन दूरियों का सबब है? कोई ऐसा मसला है? कोई बीच में खुफिया इतलात तो नहीं इधर उधर करता? इस पर बात करेंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन करवाएं, शफाफ इलेक्शन हो, इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? फौरी इलेक्शन का जो मुतालबा अगर मान लिया जाता है तो इससे नवाज शरीफ, मैं नवाज शरीफ फैमिली की बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की बात कर रहा हूँ, जिन मरीम की, उनको क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और एक शहर है, यहाँ पीटीआई का कोई रहनुमा नहीं रहा, वहाँ से पीटीआई का सफाया हो गया है रहनुमाओं की हद तक, कारकुन तो होंगे, और वहाँ सन लगा ली है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, और बड़े ज़ोर शोर से वो वहाँ दाखिल हुए हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे हम गवादर की। वो जब गवादर का मसला कोई उठा नहीं रहा था टीवी चैनल, तो तब भी ट्वीट पे हमें मुखातब करके लोगों ने कहा जनाब तो सीधे बोलो कुछ। ये कुछ 26-27 दिन पुरानी बात है। वहाँ ये अब कह रहे हैं कि जनाब शायद वो जमात इस्लामी वालों ने, मौलाना हिदायत रहमान ने निकाला है उनको, जो जमात इस्लामी के वहाँ के अब अमीर हैं, और वहाँ सराज लक साहब ने खिताब किया है, तो हाईजैक करने की कोशिश, लेकिन वहाँ के लोगों ने हाईजैक नहीं करने दिया इनको। वहाँ के जो मछेरे हैं, जो छोटे मोटे कारोबारी लोग हैं, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की थी। जब देखा कि ये ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं, तब मौलाना हिदायत रहमान साहब जो हैं वो उनमें शामिल हुए। उन्होंने पूछा उनसे, जब वो गए उनके साथ, जनाब आप किधर, आप तो जमात इस्लामी के? उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले बलोच हूँ, मैं भी तो बलूचिस्तान का हूँ ना। तो ये लोग ज़ाहिर है उन्होंने अपनी हक के लिए, तो ये 11 दिसंबर को जब पूरी दुनिया में हुकूक इंसानी का दिन मनाया जा रहा था, तो वहाँ एक बहुत बड़ी रैली जो है वो देखने में नज़र आई। कहते हैं तहद्दे नगा लोग ही लोग थे, और गवादर को हक दो जो तहरीक है वो बलूचिस्तान को हक दो तहरीक में बदलती हुई नज़र है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले भी बलूचिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं कि मसलन ये कि सुई जहाँ से गैस निकलती है, वहाँ के लोग जो लकड़ियाँ इकट्ठी करके बेचारे अपना रोटी खाना सालन बनाते हैं, वहाँ गैस ही नहीं है, और पूरे पाकिस्तान में वो गैस, वो कहते हैं कि कोयटे में भी बहुत देर बाद गैस आई है, ये उनका मुतालबा। ठीक है, इसको बलूचिस्तान को हक दो तहरीक में बदलने की कोशिश हो रही है, और वो तकरीबन कोशिश कामयाब हो गई है। लेकिन गवादर का इशू है क्या, ये शुरू कैसे हुआ? वहाँ एक तो सिस्टम है, मछलियाँ पकड़ते हैं, मछेरे हैं, कश्तियों में छोटी छोटी कश्तियाँ हैं, थोड़ी बहुत पकड़ के एक दिन के लिए पकड़ के लाते हैं, फ़रोख्त करते हैं, फिर वो अपनी रोज़ी रोटी उसी से चलता है घर उन लोगों का। तो वो मछेरों का इन्होंने इस्तेहसाल किया माफियाज ने। वहाँ ट्रॉलिंग जो सिस्टम है, ट्रॉलिंग, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने वो इन्होंने कानून बनाया हुआ था कोई, कि 12 नॉटिकल मील जो है उसके अंदर अंदर वो ट्रॉलिंग नहीं हुई। ट्रॉलर्स के ज़रिए, वो तो बड़े 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 ट्रॉलर और मनों के हिसाब से मछली पकड़ते हैं जाल फेंक के, तो वो नहीं होंगे। लेकिन वो कोई सुन नहीं रहा। वो कहते हैं कि चीनी जो हैं वो भी ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं धड़ाधड़, और दीगर माफिया जो ताकतवर लोग हैं, जो ट्रॉलर वाले हैं, वो भी करते हैं। वो जनाब साल के करीब करीब यहाँ मछलियाँ होती हैं, वहाँ जाके जाल फेंकते हैं। इनको बेचारे, इनके बेचारों के हाथ जो मछेरे हैं कुछ नहीं आता, ये शिकायतें शिकूतें करते हैं। तो बल्कि इनका एक मसला ये भी है कि जो कोस्ट गार्ड है, उन्होंने इनकी कश्तियाँ पकड़ी हुई हैं। ट्रॉलर वाले याशियाँ कर रहे हैं और कश्तियाँ इन गरीबों की पकड़ी हुई हैं, जिसके लिए वो बाहर बैठे हुए हैं सर्दी में। और वज़ीर आज़म को 27 दिन बाद उस वक्त होश आया, नोटिस फरमाया उन्होंने। और जब नोटिस लेते हैं तो मैं डर जाता हूँ, सच्ची बात है। जिस चीज़ का भी नोटिस लेते हैं उसका उल्ट हो जाता है। तो अब अगर वो तहरीक बदल रही है बलूचिस्तान को हक दो वाली तहरीक में, और वो बेकाबू हो जाती है, तो फिर,
और फिर दूसरी बात यह है कि ये जो लोग हैं ना मजदूर का सियासी तहरीक है, ये है वो है, ये तो बेचारे वो लोग हैं जो वहाँ नुमाइंदगान मौजूद हैं अखबारों के, उनसे बात हुई है, वो कहते हैं ये तो यार जो कौम परस्त लीडर है उनसे दिल बर्दाश्ता लोग हैं, ये तो उनकी बात भी सुनने के लिए नहीं तैयार कि जनाब जब हम मुसीबत में होते हैं उस वक्त तो आप हमारी बात बुलंद नहीं करते, जब हम इकट्ठे हो गए हैं एक तहरीक की शक्ल में तो फिर आप आ गए हैं जनाब अपने खाते में डाल लीजिए सारी बात। वो ऐसा वो इशू वो जो कहा जा रहा है ना कि जनाब कौम परस्त इनके पीछे हैं, ये है वो, उनके पीछे जब शुरू हुई थी कोई इनके पीछे कौम परस्त नहीं थे। और तीसरा इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान के साथ तजारत होती है, सरहदी तजारत का एक मतलब पहले एक इनको टोकन सिस्टम होता था, कहते हैं कि टोकन शोकन दे देते थे कि इतना जनाब आप वहाँ से मंगवा लें खुर्दनी तेल ईरान से, या ईरानी तेल वगैरह का भी कोई मामला था, थोड़ा बहुत इनको इजाज़त थी। और फिर खुर्दनी अशिया खान सब्ज़ी सब्ज़ी वो वहाँ से आती जाती, टोकन सिस्टम ये इन्होंने ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं कि उसके पीछे ये जो सारे काम हो रहे हैं इनके पीछे एक तो माफियाज की बात है, दूसरे वो लोग जो सरहदों की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं, जो भी वहाँ कर रहा है कि जनाब स्मगलिंग रोकना और ये करना और वो करना, उनके भी बड़े खाते हैं कहते हैं। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है तो अल्लाह करे कि माजी के जो नोटिस लिए हुए इन्होंने उस जैसा हाल ना हो। वो जायज़ हकूक़ हैं उनके, कोई बहुत बड़ा मुतालबा है नहीं उनका कि जनाब हमें बिजली दे दो, हमें खंबे लगा दें, हमें फ़लाँ कर दें या ये कर दें। वो मछली एक मसला है उनका कि माफिया से जान छड़वाएं हमारी। दूसरा सरहदी तजारत टोकन सिस्टम की बहाली का, वो बड़े महदूद पैमाने पे होता है। वो आप समझते हैं कि शायद वो ट्रालर लेके आते हैं जनाब, टैंकर लेके आते हैं पेट्रोल के, ईरान से ऐसा नहीं होता, कदों पे थोड़ा बहुत। और खुर्दनी तेल खाने पीने की चीज़ें छोटी मोटी यहाँ से या सिंध से अगर पाकिस्तान से वो मंगवाते हैं तो महंगी पड़ती है, वहाँ से उनको नज़दीक पड़ती है। वहाँ आप टैक्स अपना लगा लें जो लगाना है टोकन पे, टोकन की बुनियाद पे जितना टैक्स सिस्टम है वो कर लें। और कश्तियाँ उन गरीबों की पकड़ी हुई हैं कि जनाब गैर कानूनी उनके पास लाइसेंस होते हैं यार, जितना लाइसेंस इजाज़त देता है कानून उतना तो काम करने दें ना उनको। बहरहाल दुआ करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का जो नोटिस है वो मुस्बत नताइज का हामिल हो और उन बच्चों का, वहाँ औरतें भी ख़वातीन भी बहुत निकली हैं। ये बड़ी मैंने कहा बलूचिस्तान में ख़वातीन का बाहर निकलना कोई छोटी बात नहीं है, उनका भी एक कबायली निज़ाम एक तरह से है ना। बहरहाल ख़वातीन भी वहाँ बड़ी तादाद में मौजूद थी। और अब वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि एक पूरा शहर जो है वो खाली हो गया है। वो मैंने एक जिक्र किया था खानेवाल में जो इलेक्शन हो रहे हैं PP 206 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं निशात डहा साहब की वफ़ात के बाद, वहाँ ज़िमनी निशात डहा साहब जो है नून लीग के। तो मैंने ये कहा था कि आइंदा इलेक्शन का अक्स जो है जोड़ तोड़ कैसे होनी है, TLP का किरदार कैसे होना है, और जनूबी पंजाब में किस तरह ये पार्टियाँ बदलनी है इन्होंने, और इधर से उधर और उधर से इधर आना जाना है। तो वो जनाब सूरत अब ये होगी है कि निशात डहा साहब की जो बेवा हैं नौरीन निशात साहबा, वो पीपल्स नून लीग को छोड़कर PTI में चली गई हैं। उनके जो शोहर हैं उन्होंने 51,353 वोट लिए थे और कामयाब हुए थे। और दूसरे नंबर पर रहे थे राणा मोहम्मद सलीम साहब, उन्होंने 47,807 वोट लिए थे। और तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी के सैयद वासिक सरजीस साहब जो हैं वो 6,617 वोट। और TLP के जो उम्मीदवार थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद आबर सहेल साहब वो चौथे नंबर पर रहे थे, उन्होंने 5,764 वोट लिए थे। अब सूरत गई है बदल। अब जो डहा फैमिली है निशात साहब की बेवा वो चलेंगे PTI में, और जो PTI के उम्मीदवार थे राणा मोहम्मद सलीम साहब वो आ गए हैं नून लीग में। ये मैंने कहा था ना, देखें आप कैसे अदल बदल होगी वहाँ पे, ये उसका एक छोटा सा नमूना है। और जो TLP के उम्मीदवार थे आमर सहेल साहब वो इस दफ़ा उम्मीदवार नहीं हैं। वो कहते हैं कि TLP का बड़ा ज़ोर है। आज वहाँ हाफिज़ साद रिजवी साहब का कहते हैं जलसा जो है, जो तरीक़ी बड़े जलसे हैं
खानेवाल के उन जलसों में से एक जलसा है। और वहाँ जो उम्मीदवार अब खड़े हुए हैं ये है शेख अकमल साहब, ये टीएलपी के उम्मीदवार हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। तो वो लोगों का ख्याल किया कि नून लीग के वोट तोड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। वहाँ मैंने सर्वे करवाया, कुछ लोगों से बात भी मेरी हुई है, और मेरा ननियाली शहर भी है एक तरह से वो। तो मैंने पता करवाया है कि शेख अकमल साहब जो हैं ये कोई हाउसिंग सोसाइटियाँ वगैरह, कॉलोनियाँ वगैरह इनकी हैं, और फिर कोल्ड स्टोरेज का बहुत बड़ा कारोबार है इनका। 12-14 हज़ार इनके मुलाजम हैं। जैसे कहते हैं ना अथवाक फोन पे दे मुलाजम वोट पा गए, इस तरह। ये 2008 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था आज़ाद, और 12-13 हज़ार वोट ले गए थे ये। अब खानेवाल की सूरत ये हुई है कि खानेवाल में टोटल 42 जो हैं काउंसलर पीटीआई, वो तमाम के तमाम पीटीआई छोड़ गए। ये काउंसलर जो होते हैं छोटी सतह पे लीडर होते हैं, महलों में, यूनियन काउंसिलों में लीडर होते हैं, ये इनके वोट होते हैं। ये 4 काउंसलर सिर्फ जो हैं वो रह गए इनके साथ। वो एक आध कहीं इधर उधर हो गया। वो कहते हैं 37-38 जो काउंसलर हैं वो नून लीग में चले गए हैं, नून लीग के साथ खड़े हो गए हैं जाके, जो राना मोहम्मद सलीम साहब हैं उनके साथ। तो अब खानेवाल से तो वो इनका कोई लीडर शीडर ऐसा रहा नहीं, आम लोग होंगे। और वहाँ ये कहा जा रहा है शहर के अंदर अगर मुकाबला होगा तो नून लीग और तहरीक लब्बैक का होगा। ये अजीब बात मुझे वहाँ से ये बताई गई कि वहाँ शहर के अंदर, खानेवाल शहर के अंदर जो है वो मुकाबला होगा तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग नून का, और शहर से बाहर जो देही इलाके हैं वहाँ मुकाबला होगा नून लीग और पीटीआई के दरमियान। और वो कहते हैं कि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं, साफ शफाफ होते हैं, हुकूमत ने कोई मशीनरी इस्तेमाल ना की, कोई कारीगरी ना की, तो फिर नून लीग जो है वो 3-4-5 हज़ार की लीड से जीत सकती है। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सैयद वासक, उनका वो कहते हैं पीपल्स पार्टी का तो बड़ा बुरा हाल है, मंदा ही हाल है, वो पहले से भी शायद उनको कम वोट मिले। और अगर वही मैंने कहा मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती है तो पीटीआई के जो पीटीआई की खातून उम्मीदवार हैं उनको तो हारे हमदर्दी के वोट में वो 50-50 लोग कह रहे हैं, 50-50। लेकिन नून लीग को कुछ लोग जितवा रहे हैं कि वो तरह आगे, अगर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि पीटीआई से लोगों की जो नफरत है, और फिर काउंसलर जो सारे शहर के इधर उधर हो गए और शहर में उनका ज़ोर कम है पीटीआई का, तो वो कहते हैं कि जो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं वो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वोट लेंगे। वो कहते हैं वो कहीं कहीं वो लग रहा है कि मुकाबले में हैं। 12,000 वोट तो उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के सीट से लिए थे। शेख अकमल की बहुत बड़ी बरादरी, शेख बरादरी बहुत बड़ी तादाद में शहर में जो है, और वह मज़दूर उनके जो हैं उनके साथ सहारा वे को कारकुनों के साथ मोहब्बत और प्यार का रिश्ता भी बना लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब तहरीक लब्बैक आपको वहाँ इस दफ़ा नज़र आएगी, लेकिन उसका मतलब ये कतन ना लिया जाए। वो कहते हैं कि जनाब ये नून लीग के वोट तोड़ रही है, वो पीटीआई के वोट भी उतनी तोड़ रही है। उन्होंने जो शहर है, शहर में पीटीआई को तकरीबन आउट कर दिया है, तकरीबन। वो कहते तकरीबन, वो वोट तो होते हैं ना यार, फिर भी प्यार मोहब्बत के वोट। लेकिन लीडर शीडर के हिसाब से वो कहते हैं कि नून लीग और टीएलपी देही इलाकों में डाहा फैमिली का बड़ा असर रसूख है, हराज उनके साथ हैं, तो वो वहाँ गेम जो है वो बेहतर है। और अब वो आ रहे हैं जनाब हम उस तरफ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इमरान खान के दरमियान दूरियां कौन पैदा कर रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब सी रिपोर्ट है कि जनाब बहरहाल आप ये देखें, ज़रा सोचें कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाकर जनरल बाजवा को क्या फ़ायदा होगा। कोई जो भी आएगा उनकी जगह, पहली बात तो ये है कि फौरी तौर पर हुकूमत संभालने के लिए ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग, ये दोनों तैयार नहीं है। और बाजवा साहब अगर मज़ीद एक्सटेंशन चाहते हैं
और इमरान खान के साथ उनके तल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं और वो वादा कर लेते हैं कि ठीक है जनाब 2022 में मैं आपको 2 साल की एक्सटेंशन दूंगा, 2024 तक आप आर्मी चीफ रहे, 64 साल की उम्र तक। ये हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ तो कुछ आइन और कानून के तहत नहीं हो रहा। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में जो कुछ अब तक नहीं हुआ वो हो रहा है या वो होगा। वो खुद भी अपनी 1 साल की तौसीक हो सकता है। वो इमरान खान की बड़ी अफवाहें हैं इस बात की कि जनाब ऐसा मामला हो जाए। अगर ये बाजवा साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं तो फिर नुकसान किसको होगा? एक बात सोचने वाली है। ज़ाहिर है फिर वो जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, जो आर्मी चीफ का ओहदे तक पहुंचना चाहते हैं और खुल्लम खुल्ला उनकी मोहब्बतें हैं इमरान खान के साथ, और अगर 2022 तक इमरान खान रहते हैं और फिर इमरान खान एक्सटेंशन नहीं देते तो फिर कुछ ऐसी बातें जो कहते हैं 2028 वाली बात कि जनाब अड़ा के रख देंगे, कोई मसला नहीं, वोट ही वोट ने, संदूकड़ियाँ भर देंगे वोटा ना, EVM के जरिए इंज कर देंगे तो उंज कर देंगे। फ़ायदा तो फिर उन्हीं को होगा। फिर वो लोग कैसे चाहेंगे कि बाजवा साहब और खान साहब के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएं? तो फिर एक चक्कर हो सकता है कि आने वाली कोई हुकूमत जो है वो वादे शादे कर लें, लेकिन वो वादे शादे वो वफा नहीं होते, इफ़ा नहीं होते। जब इन हालात में वादे किए जाएँ कि जनाब हम आएंगे, ये कुछ तहरीरी माहदा तो होता नहीं कि अदालत में चैलेंज हो जाए। ज़बानी कलामी एक दूसरे को यकीन दहानी होती है कि जनाब अगर हम आ गए तो हम कर लेंगे आपके साथ, टेंशन क्यों ले रहे हैं, खान साहब को छोड़ें। और दूसरी तरफ जैसा कि मैंने ये कहा है कि सरदस्त कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं। वही एक फार्मूला जो मैंने पहले बयान किया हुआ कि ये होता है कि अगर एतमाद आती है और इनको गिरा लिया जाता है इमरान खान को, तो फिर हो सकता है नयाब वज़ीर-ए-आज़म भी मुंतखब ना हो और 58(2) के तहत जो सदर है उसको असम्बली डिज़ाल्व करनी पड़ेगी कि कोई भी 51% वोट नहीं ले सका। इस तरह की बड़ी अजीब किस्म का कड़मासा मचा हुआ है अंदर। वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को और कुछ इधर उधर जो बुज़ुर्ग हैं, रिटायर्ड जर्नैल हैं, सारी रिश्तेदारियाँ बड़ी अहम होती हैं, तो वहाँ कोई शिकायतें शिकूतें कि जनाब बाजवा ये कर रहे हैं, बाजवा वो कर रहा है, बाजवे ने वहाँ ये काम किया और वहाँ ये काम किया, इस तरह कोई गलतफहमियाँ शहमियाँ अल्लाह रहम करे पैदा हो रही हैं। और फ़ौज जो है वो उसका जो एक ख़ास डिसिप्लिन है वो डिस्टर्ब ना हो। और फिर बाजवा साहब तो इस हद तक वो भी बेचारे लगे हुए हैं मामला ठीक करने में कि किस तरीके से खान साहब को जो है वो करीब होने का वहाँ ज़ाहिर एक मौका ये भी है कि पाकिस्तान की जो इकानमी है इसको कैसे दुरुस्त करना है। वो खान उन्होंने को की हैं मुलाकातें ताजरों से, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं कि यार कि में काबू पाया जा सकता है। उन्होंने साफ कह दिया भाई जी इन्हां पॉलिसियां दे नाल ते काबू नहीं पाया जा सकता पाकिस्तानी इकानमी नूं, ये तो फिर बेड़ा गर्क ही है। बहरहाल वो अगर कामयाब हो जाते हैं को ताजरों को कर करा के सीधा सूधा। और तीसरी जो बात जो मैं जिक्र कर रहा था कि शहबाज शरीफ वाला जो मामला है इस पर भी वो कहते हैं कि जनाब रावलपिंडी से इनको ये यकीन दहानी करवाई गई है कि जनाब आप एक छोटी सी महदूद सी कि शरीफ फैमिली को गिरफ़्तार या नून लीगियों को गिरफ़्तार नहीं करने देंगे। अब नैब वाले तो उनकी बात मानते हैं, FIA वाले नहीं मानते। वो जनाब इसकी खबर भी वज़ीर-ए-आज़म को होगी हुई है, तो उन्होंने FIA वालों को बुला के कहा कि जनाब फड़ो इन्होंने सारे ये शादी के गाने गाते फिरते ने यार, इन्होंने इन्ने केस है तो मुल्क लुट के खा गए सी, ये तो सीखी ये मामला है। लेकिन वो कहते हैं कि उनको भी ये एक रुकावट FIA वालों को भी ये नज़र आ रहा है कि नहीं पढ़ना। ये अब मुझे नहीं पता कि ये जनाब ज़्यादा ये खबरें लीक की जा रही हैं या वाक़तन कानूनी तौर पर ऐसी सूरत हाल है। बहरहाल जो भी मामला है वो मैंने आपके सामने रखते हैं। और तीसरी बात ये वो कहते हैं ना फौरी इलेक्शन, अगर फ़र्ज़ करें आज कल परसों तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए गिरा लिया जाता है, जब वज़ीर-ए-आज़म असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, एक बात कर रहा हूँ मैं, या तहरीक अदम एतमाद नहीं वो जो तहरीक है उसके नतीजे में वो रिज़ाइन कर जाते हैं, असम्बलियाँ भी नहीं तोड़ते चलो, और फिर नया वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब नहीं होता, फौरी इलेक्शन में चले जाते हैं। तो उससे क्या नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को फ़ायदा होगा?
दोनों नाअहल हैं अदालतों से। ये बात जो मैं अर्ज़ किया है कि खुफिया जायज़ा रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि जनाब दोनों को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और फिर ये पता नहीं होता अगर तीसरा बंदा कोई फैमिली का या कोई और आ जाए वज़ीर आज़म, तो फिर वो अपनी सियासत करता है। अगर ये भाईजान के वो असर से निकल नहीं सकता, लेकिन अपनी सियासत करता है, तो इसलिए इनकी ये कोशिश होगी, ये मैं रिपोर्ट बयान कर रहा हूँ, ठीक है ना, इनकी ये कोशिश होगी कि पहले नाअहली वाला काम जो है उसको किसी किनारे पे लगाया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो जो कर रही है उसके नतीजे में इनकी नाअहली वाला मामला कुछ सीधा बदरा हो सकता। एक तो वो ये कि मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि जो हफ्ता अब गुजर गया है उसमें उन्होंने 2 दरखास्तें दायर करनी थी। एक तो नया बॉडी ने उसको चैलेंज करना था, और दूसरा आइन के आर्टिकल 62(1) जो F है उसकी तशरीह का मामला है कि ताहियात नाअहली होती है, ये एक दफ़ा नाअहली होती है। वो इसी दौरान एहसन बून साहब जो हैं, जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, वो चले गए लंदन। मेरी 2-3 दफ़ा बात हुई उनसे, तो यहाँ ये शक है लोगों की शायद उनकी वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म से मुलाकात वगैरह तय है। तो उन्होंने, मेरी कल बात हुई थी, आज नहीं मेरी बात हो सकी, उन्होंने कहा ये कोई शेड्यूल नहीं है और ना ही कोई प्रोग्राम है मिलने का। मैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ आया हुआ हूँ और कल यानी पीर को वापस आ रहा हूँ, और वापस आकर वो दोनों दरखास्तें जो हैं हम सुप्रीम कोर्ट में दायर करने वाले हैं। अगर वहाँ शरवाई हो जाती है तो ज़ाहिर वो आइन की तशरीह का इख्तियार तो उनके पास है ना, जो पहले तशरीह कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट, उसको वो अगर 5 जजों ने की है तो जो फुल कोर्ट बैठ के एक नई तशरीह कर सकती है, आइन की तशरीह करनी है ना। तो वो अगर वहाँ से नाअहली वाला मामला हो जाए, फिर ये आप देखेंगे तहरीक मज़ीद तेज़ होगी इनको घर भेजने वाली। वो कहते हैं वो जो केस है ना उनके खिलाफ रेफरेंस नैब नूब वाले, उनमें कोई जान नहीं उन जजमेंट्स में, और वो मलक अरशद वाली जजमेंट तो वैसे ही उड़ जानी है, वो केस रिमांड होना ही होना है और कोई दूसरी सूरत है ही नहीं। एवन फील्ड वाला है उसमें भी कहते हैं शहादतें चूतें ऐसी हैं सारी, वो उन पे क्या कहते हैं फ़ोटो कापियों पे वो सारा मामला चलाया हुआ उन्होंने, और मरियम तो उसमें फंसती नहीं। अगर मरियम वहाँ से बरी हो जाती है तो वो तो हल हो जाएंगी, और अगर जुनैद सफदर को वो सियासत में इन करते हैं तो वो भी बच्चा है, बहुत बच्चा है, वो कोई MNA MPA की सतह का तो सियासी कोई काम एक्ट कर सकता है, लेकिन वो बड़े होते के लिए मरियम और नवाज शरीफ और फिर शहबाज शरीफ, ये एक है कि उनको फौरी फ़ायदा जो है फौरी इलेक्शन का उनको फ़ायदा नहीं है। और कहते हैं कि वो मार्च तक इसलिए मामले को घसीट घसूट के ले जा रहे हैं कि उन्हें ये यकीन है या गालिब इम्कान है कि उनकी जो नाअहली है वो किसी न किसी सूरत में ख़त्म होने वाली है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो चाहे उनके वो सुप्रीम कोर्ट से, तो वो ज़रूरी है ना 62(1) की नई तारीफ़ जो है ताहियात नाअहली वाली बात। और फिर वो कहते हैं कि हमारे मुकदमात में जो हमारे खिलाफ मुकदमात हैं रेफरेंस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें हैं उनमें जान ही नहीं है। तो इस तरह सारा जो इस वक्त ये जो सिनेरियो है सियासी, उसमें इस तरह की वो तस्वीरें नज़र आ रही हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।